नमस्कार साथियों, अध्यात्म, सनातन संस्कृति और ज्योतिष की इस परम दिव्य यात्रा में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश, लेकर आ गया हूं एक और खास ज्योतिषीय जानकारी से भरा वीडियो। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों नई वीडियोस के लिए। हमारे जितने भी ज्योतिष के आप सभी विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं, जो इस दिव्य पराशरी विद्या को सीखकर फलित में अचूक महारत हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं भौतिक सुखों, ऐश्वर्य और सौंदर्य और जीवन साथी के परम कारक शुक्र देव के बारे में। हमारे पिछली स्टडीज के अकॉर्डिंग हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है कि वीनस यानी शुक्र देव जो उनके जो सबसे परम शत्रु माने जाते हैं वो हैं सूर्यदेव, चंद्रदेव और राहुदेव। अब हमें फलित करते समय अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल यहां पर करना होगा और यह देखना होगा कि जब ये शत्रु ग्रह शुक्र देव के साथ में युति बनाते हैं या उन पर अगर दृष्टि डालते हैं तो मनुष्य के जीवन में किस प्रकार के परिणाम, किस प्रकार की सावधानियां और कैसे उपाय काम करते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव और शुक्र देव की कंजंक्शन महायुति से। देखिए, ज्योतिष के सिद्धांतों में सूर्य देव को आत्मा, तेज और हमारे शरीर का कारक माना गया है, जबकि शुक्र देव हमारे जीवन की प्रोडक्टिविटी यानी हमारी उत्पादकता और हमारे स्पाउस यानी हमारे जीवन साथी के परम कारक कहे गए हैं। जब भी किसी जातक की कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठते हैं, इनकी युति अगर होती है या सूर्य देव की पूर्ण दृष्टि शुक्र देव पर अगर आ जाती है तो इसका सीधा सा तार्किक प्रभाव जातक की आंतरिक प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार चाइल्ड बर्थ यानी संतान उत्पत्ति के मामलों में जब स्पर्म काउंट या फिर आंतरिक शारीरिक क्षमता की बात आती है तो सूर्य और शुक्र का ये क्लोज कंजंक्शन उस जातक की शारीरिक क्षमता और उत्पादकता में एक बहुत बड़ी कमी ला देता है। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये उठता है साथियों कि एक ज्योतिषी के तौर पर आप किसी चार्ट में इस बात का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे कि ये कॉम्बिनेशन जातक के लिए अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है। इसके पीछे का बहुत ही गहरा और अद्भुत रहस्य हमारे शास्त्रों में समझाया गया है। शुक्रदेव को साक्षात संभोग और रति क्रिया का कारक माना गया है, जबकि सूर्यदेव हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं जो दिन के समय का यानी तीव्र प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य और शुक्र का यह कंजंक्शन होगा यदि वह व्यक्ति दिन के उजाले में यानी सूर्य की उपस्थिति में फिजिकल रिलेशंस बनाता है तो उसका सीधा सा अर्थ यह है कि सूर्य और शुक्र की युति उस व्यक्ति के शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रही है। यह जांचने का एक तरीका है। अगर कोई जातक निरंतर रूप से इस प्राकृतिक नियम के विरुद्ध जाकर यह काम करता है यानी दिन में जो सहवास कर रहे हैं तो उनके शरीर का जो ओज है, जो तेज है, वो धीरे धीरे पूरे तरीके से नष्ट होने लग जाएगा। आप लोगों ने हमारी पहले की वीडियोस में भी पक्के घरों की स्टडीज में बहुत अच्छे से ये सुना भी होगा। आप सभी को कालपुरुष कुंडली की राशियों का स्वभाव भी अच्छे से पता होगा, ये मैं मानकर चलता हूं। अब जरा सोचिए कि अगर आपसे कोई कहे कि सूर्य और शुक्र देव किसी जातक की जन्म कुंडली के 7वें घर यानी कि 7वें भाव में एक साथ बैठे तो यहां पर इन दोनों ग्रहों में सबसे ज्यादा बलवान और हावी कौन सा ग्रह होगा? इसका सीधा और तार्किक जवाब यह है कि यहां पर सूर्य देव सबसे ज्यादा हावी हो जाएंगे। और मैक्सिमम लोगों को लगेगा 7वां घर, 7वीं राशि तो शुक्र की है, वो होना चाहिए, क्योंकि 7वां घर कालपुरुष चक्र में तुला राशि का होता है जो कि शुक्रदेव का अपना घर है। और अपने ही शत्रु के घर में आकर सूर्य अत्यंत उग्र और प्रभावी हो जाते हैं, जबकि यहां पर सूर्य नीच के हो जाते हैं 7वीं राशि में। ऐसे में यदि जातक अपनी मर्यादाओं को भूल जाता है तो सूर्य देव, क्योंकि हमारे स्थूल शरीर के भी कारक हैं, व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज यानी एक ऐसी असाध्य बीमारी ये दे जाता है जिसका इस पूरे मेडिकल साइंस में कोई स्थायी क्योर या इलाज ही मौजूद नहीं है। सूर्य और शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन है ये मनुष्य के जीवन में धन से ज्यादा उसके स्वास्थ्य को, उसकी आंतरिक ऊर्जा को सबसे ज्यादा डैमेज करता है। लेकिन यहां पर एक और गहरा सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा साथियों।
यदि कुंडली में किसी भी घर में सूर्य और शुक्र की इस युति के साथ कोई और प्राकृतिक रूप से पापी या क्रूर ग्रह आकर एड ऑन हो जाता है, जैसे राहु, मंगल, शनि इस युति में शामिल हो जाएं, तो ये एक अत्यंत डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जो जातक के वैवाहिक सुख और उसके स्वास्थ्य को पूरी तरीके से तहस नहस कर सकता है, क्योंकि 7th हाउस में है। इस महायुति में एक और बहुत ही विचित्र बात देखने को मिलती है कि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सूर्य के तेज से शुक्र अस्त हो जाएंगे और शुक्र पीड़ित हो जाता है, लेकिन पराशर ज्योतिष का गुप्त सूत्र कहता है कि इस कंजंक्शन में शुक्र से भी कई गुना ज्यादा पीड़ित स्वयं सूर्य देव हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब जातक का स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन पीड़ित होने लगे, तो उपाय के रूप में हमें गौ माता की शरण में जाना चाहिए। जातक को नियमित रूप से ताजे गूथे हुए आटे की लोई, यानी आटे के जो पेड़े बनाए जाते हैं, वो गौ माता को अपने हाथों से ताजा खिलाने चाहिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है इस वक्त। हमारे घरों में जब माताएं बहनें सुबह रोटियां बनाना शुरू करती हैं, तो रोटी बेलने से पहले जो सादा आटे का पेड़ा बनाया जाता है, जो लोई होती है, वो लोई सूर्य शुक्र की युति वाले जातक को गौ माता को खिलाना चाहिए। तो सूर्य और शुक्र के बीच का ये जो घर्षण है वह पूरी तरीके से शांत हो जाता है और दोनों ग्रह शुभ फल देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शुक्र है गौ माता और सूर्य है व्हीट, गेहूं। इसके साथ ही शुक्र देव का संबंध हमारे आपसी संबंधों से भी है और सूर्य देव हमारी अथॉरिटी, हमारे स्टेटस और हमारे आंतरिक ईगो यानी अहंकार के भी कारक है। जब भी सूर्य और शुक्र की युति वाला कोई जातक आपके पास आकर ये शिकायत करे कि सर मेरे रिलेशंस मेरे जीवन साथी के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे, हमारे बीच हर छोटी बात पर मनमुटाव होता है, तो उसका सीधा सा कारण यह होता है कि उन दोनों पार्टनर्स के बीच में अपने अपने ईगो और अपनी अपनी अथॉरिटी को लेकर एक शांत सा, एक साइलेंट सा वॉर, एक मूक युद्ध चल रहा होता है, जहां कोई भी एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं होगा। अब मैं आपको सूर्य देव को जांचने का एक बहुत ही अचूक और प्रैक्टिकल सूत्र और बताता हूं, जिसे आप चलते फिरते किसी भी इंसान पर अप्लाई कर सकते हैं। ज्योतिष सिद्धांतों के अनुसार सूर्य देव को हमारे भोजन में नमक का कारक माना जाता है। ज्योतिष का यह परम नियम है कि जब भी आपकी कुंडली का कोई प्लैनेट बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, पड़ रहा होता है, तो वह बहुत ज्यादा नेगेटिवली एक्ट कर रहा होता है, तो वह प्लैनेट आपके भीतर अपनी चीजों को लेकर एक ऐसी तीव्र क्रेविंग, एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी तड़प पैदा कर देता है कि मनुष्य उस चीज को बार बार ग्रहण करने के लिए मजबूर हो जाता है। सूर्य और शुक्र के क्लोज कंजंक्शन के केस में, इस केस में जातक का जब सूर्य बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भोजन बन जाने के बाद भी जब थाली उसके सामने आती है, तो वो ऊपर से एडिशनल नमक जरूर डालता है, फिर भी चाहिए उसे। घर के बाकी सभी लोगों को उस भोजन में नमक बिल्कुल परफेक्ट और नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन ये जातक अपनी तरफ से ऊपर से फिर भी सफेद नमक छिड़केगा और हमेशा ये शिकायत करेगा कि आज खाने में नमक थोड़ा कम रह गया। जब भी आप किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में इस तरीके के एडिशनल नमक खाते हुए देखें, तो आंख बंद करके कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा और नेगेटिवली पीड़ित है इनका सूर्य। और सूर्य के इस तरह कमजोर होने से क्या होता है, जातक बाहर से चाहे जितना मर्जी कॉन्फिडेंस दिखा दे, वह चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन अंदर से उसके भीतर कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, उसका सेल्फ एस्टीम हिला हुआ होता है। उसकी यही आंतरिक कमजोरी उसके भोजन में नमक की तीव्र क्रेविंग, इच्छा साफ साफ बयान कर रही है साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले बेहद विचित्र और अद्भुत कॉम्बिनेशन पर, जो कि है शुक्र देव और चंद्र देव की युति। देखिए, चंद्र और शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये ज्योतिष की दुनिया में बहुत ही अजीबोगरीब माना जाता है। अब जरा आप खुद शांत दिमाग से खुद सोचिए कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज्यादा संवेदनशील और सबसे ज्यादा अजीब सा रिश्ता कौन सा माना गया है? तो आप सभी का जवाब एक सुर में यही आएगा कि साक्षात सास और बहू का रिश्ता। इस दुनिया में सास और बहू के रिश्ते से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता आज तक बना ही नहीं। इसलिए हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि विवाह तय करते समय लड़के और लड़की के गुणों के साथ साथ सास और बहू के विचारों में भी गुण मिलान जरूर कर लेना चाहिए। अब कुंडली के विज्ञान में शुक्र देव और चंद्र देव का सीधा सा सांकेतिक अर्थ ही सास और बहू का मिला जुला रूप होता है, क्योंकि एक तरफ है शुक्र पत्नी किसी की
और दूसरी तरफ मून उनकी माँ है। तो मेरे लिए, फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए मेरी मदर और शुक्र यानी मेरी पत्नी यानी सास बहू का रिश्ता हो गया। शुक्रदेव जहां जातक की पत्नी के कारक है, वहीं चंद्रदेव जातक की माता के कारक है। और जब ये दोनों ग्रह एक ही घर में आकर बैठ जाते हैं तो सास और बहू की ऊर्जाएं एक ही स्थान पर आकर टकराने लग जाती हैं साथियों। चंद्रमा की जो राशि है यानी कर्क राशि, उसे शुक्रदेव अपना शत्रु मानते हैं। और इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो सबसे दिलचस्प और लॉस पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि जब भी आप किसी के चार्ट में चंद्र और शुक्र की युति देखोगे तो आपको एक बहुत ही अजीबो गरीब विरोधाभास देखने को मिलेगा। ऐसा जातक अपने शादीशुदा जीवन में अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा सुख खुश भी हो सकता है, और वही जातक अपनी मैरिटल लाइफ में दुनिया का सबसे दुखी इंसान भी बन सकता है। यानी यह दोनों ही स्थितियां बिल्कुल चरम पर काम करेंगी। इस युति के पीछे का जो सबसे अचूक और तार्किक सूत्र है वो ये कहता है कि यदि चंद्र शुक्र की युति वाला जातक विवाह के बाद अपनी माता से थोड़ा सा दूर रहे, यानी कि भौतिक रूप से उसका निवास स्थान थोड़ा अलग हो, तो उसका शादीशुदा जीवन खुशहाल हो सकता है, समृद्ध हो सकता है। लेकिन जब तक वो अपनी माता और अपनी पत्नी को एक ही घर में एक ही छत के नीचे साथ में रखने की जिद करता है, तब तक उसके सामने हर दिन एक ऐसी विकट परिस्थिति आकर खड़ी होती है जहां उसे किसी एक को चुनना पड़ेगा। या तो तुम अपनी मां को चुनो या फिर मुझे चुनो। उनके जीवन में वैवाहिक सुख को लेकर हर दिन अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। कई बार लोग मुझसे बहस करने लगते हैं कि नहीं, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, या लड़का कहता है कि मेरी मदर बहुत अच्छी है, हमारे घर में तो कोई झगड़ा नहीं होता। तो जब आप उनकी कुंडली को और उनकी स्थिति को गहराई से चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो ऑलरेडी एक दूसरे से दूर ही रह रहे हैं। ये आप देखना, ये कॉम्बिनेशन जैसे ही एक्टिवेट होता है, यानी जैसे ही माता उस घर में आकर परमानेंटली रहने लगेगी, ये युति अपना रंग दिखाना शुरू कर देगी और घर की शांति पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। अब जरा सोचिए कि हमारे सनातन धर्म में माता पिता की सेवा को परम धर्म माना गया है। सूर्य और चंद्रमा दोनों हमारे माता पिता के साक्षात प्रतीक हैं, और अगर वो सही रहेंगे तो जीवन में सब कुछ परफेक्ट रहेगा। यहां तक कि जातक का केतु ग्रह भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है माता पिता के साथ। इसी का साक्षात उदाहरण हमारे गणपति जी या गणेश जी हैं, जिन्होंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा ना करके केवल अपने माता पिता यानी सूर्य और चंद्रमा के रूप शिव और पार्वती जी की पूजा की और प्रथम पूज्य बन गए। लेकिन ये चंद्र और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, जातक को एक ऐसी विचित्र जगह पर लाकर खड़ा भी कर सकता है, कर देता है, जहां उसे प्रैक्टिकल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब इसी मून और वीनस के एनर्जी को भोजन और हमारी लाइफस्टाइल के दृष्टिकोण से समझो। मैं अगर आपसे एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछूं कि इस ब्रह्मांड में हमारे भोजन और अन्न का असली कारक कौन सा ग्रह है, तो कुछ लोग अनजाने में देवगुरु बृहस्पति का नाम लेंगे। लेकिन आपको ये बात हमेशा नोट कर लेनी चाहिए साथियों, हमारा जो दैनिक भोजन है, जो खाना हम खाते हैं, वो पूरे तरीके से चंद्रदेव के अधिकार क्षेत्र में आता है। खाना चंद्रमा है और शुक्रदेव हमारे जीवन में लग्जरी, ऐश्वर्य, डेकोरेशन, सौंदर्य के कारक है। जब भी किसी जातक की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठते हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने भोजन के मामले में बहुत ज्यादा लग्जरियस, सजा धजा खाना पसंद आएगा। ऐसा जातक कभी भी साधारण तरीके से थाली में परोसा गया खाना पसंद नहीं करेगा, बल्कि उसे अपनी थाली बिल्कुल किसी 5 स्टार होटल की तरह सजी हुई, वेल प्रेजेंटेड और व्यवस्थित रूप से दिखनी चाहिए। उसकी लाइफ में खाने की प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसे खाना नहीं बल्कि साक्षात 56 भोग की अनुभूति होनी चाहिए। अब जब भी किसी जातक की कुंडली में देखें कि उसका सेकंड लॉर्ड यानी पूरे घर का मालिक शुक्रदेव के साथ में बैठा है या चंद्रमा और शुक्र एक साथ युति बना रहे हैं, तो वो जातक भोजन के स्वाद और उसकी सुंदरता को लेकर बहुत ज्यादा चूजी होगा। लेकिन यहां पर राशियों का स्वभाव इस फल को कैसे बदलेगा, इसे भी आपको देखना होगा। किसी की वृश्चिक लगन की कुंडली है, मान लीजिए उनका शुक्र और चंद्रमा मकर राशि में तीसरे घर में बैठे हैं। अब अगर वो कहें कि मेरा शुक्र और चंद्र तो एक साथ बैठा है, लेकिन मेरे भीतर 56 भोग वाली तो आदत है ही नहीं, मुझे तो रात को रूखी सूखी रोटी भी पसंद है, मैं तो मिर्ची और चाय के साथ या बिस्कुट के साथ भी खाना खा सकता हूं,
तो मेरा काम बहुत मजे से चल जाता है। अब इसके पीछे का असली ज्योतिषीय लॉजिक समझिए। जो जिनकी मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए जो भी है, इस कुंडली को जो शुक्र चंद्र का जो कॉम्बिनेशन है ये मकर राशि में बन रहा है, और मकर राशि के स्वामी स्वयं न्यायप्रिय और अनुशासन के कारक शनिदेव बनते हैं। और शनिदेव का स्वभाव कैसा है? शनिदेव बिल्कुल रूखा सूखा सादा अनुशासित जीवन पसंद करने वाले हैं। जब भी आपके भोजन का कारक चंद्रमा या दूसरे घर का मालिक शनिदेव की राशि में होगा या शनिदेव से दृष्ट होगा तो जातक को बिल्कुल सादा, यहां तक कि बासी खाना और ठंडा खाना भी पसंद आता है। ऐसा जातक कभी भी घर के लोगों से यह जिद नहीं करेगा कि मुझे बिल्कुल गर्मा गर्म रोटियां ही सेक कर दो। वो फ्रिज में रखा हुआ ठंडा खाना भी बहुत चाव से खा लेगा। यही होता है ग्रहों की क्वालिटी का असली ब्लेंड, साथियों। अब चंद्र और शुक्र की इस युति में जो सबसे गुप्त और काम का सूत्र है वो ये है कि यहां पर चंद्रमा आपका भोजन है और शुक्र आपकी वेल्थ यानी आपका धन है। इसका मतलब यह हुआ कि इस जातक के जीवन में इसका भोजन ही इसकी वेल्थ को डिसाइड करेगा। अगर ऐसा व्यक्ति अपने खान पान का विशेष ध्यान रखता है, अन्न का आदर करता है और जितना हो सके अगर समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों को अगर अपने ही जैसा उत्तम भोजन कराता है, भंडारा करता है, तो उसकी वेल्थ का सोर्स दिन ब दिन मजबूत होता चला जाएगा। लेकिन दान को लेकर मैं हमेशा एक नियम आप सभी को सिखाता हूं कि जीवन में कभी भी वो कपड़ा दान मत करना जो आप खुद पहन चुके हो, वो कपड़ा दान मत करना जो आप खुद ना पहन सको, वो जूता किसी को मत देना जो आप खुद अपने पैरों में ना डाल सको, वो दूसरे को क्या देना। वो खाना कभी किसी गरीब को मत खिलाना जो आप खुद ना खा सकते हो, वरना वह दान कभी भी ब्रह्मांड में कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। अगर आप खुद पिज्जा खा रहे हैं, बाहर कोई भूखा आपसे मांग रहा है, तो उसे भी पिज्जा ही खिलाना असली दान होगा। तभी उस ग्रह का आशीर्वाद आपके जीवन पर लगेगा। अब चंद्रमा और शुक्र के सिद्धांत को धन के प्रवाह यानी लिक्विड कैश के रूप में समझो। चंद्रमा साक्षात जल का प्रतीक है, और जल की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? जल हमेशा तभी तक स्वच्छ और पवित्र रहता है जब तक वो निरंतर रूप से बहता रहता है। अगर आप बहते हुए पानी को किसी एक जगह पर रोक दें, उसे बांध दें, तो कुछ ही दिनों में पानी सड़ जाएगा, उसमें से बदबू आने लगेगी और पूरे तरीके से दूषित हो जाएगा। हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा बहते हुए जल है और शुक्र हमारी वेल्थ और हमारी संचित लक्ष्मी है। इसका सीधा सा फंडा यह हुआ कि चंद्र और शुक्र की युति वाले जातक के पास पैसा तभी आएगा जब तक वह उसे रोटेट करता रहेगा, खर्च करता रहेगा। उसके जीवन का नियम है द मोर यू स्पेंड द मोर यू विल गेट, यानी आप जितना खर्चा करोगे लक्ष्मी उतनी रफ्तार से आपके पास आकर लौट कर आएगी। अब बहुत से लोग डर जाते हैं कि सर अगर हम सारा पैसा खर्च ही करते रहेंगे तो सेविंग्स कब होगी? तो यहां खर्च करने का मतलब पैसा बर्बाद करना नहीं है, बल्कि आप उस पैसे के ब्लैंक को बैंक में एफडी करा दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा दो। क्योंकि जब आप एफडी कराते हो तो टेक्निकल रूप से पैसा एक बार के लिए आपके हाथ से चला गया और वो ब्लॉक हो गया एक जगह। और चंद्रमा यही बहने वाली ऊर्जा शुक्र के साथ मिलकर आपके धन के फ्लो को हमेशा जीवंत बनाए रखता है। अब हम आते हैं उस महा उपाय पर जो चंद्र और शुक्र की युति के कारण होने वाले सास बहू के घरेलू क्लेश को पूरे तरीके से शांत कर देता है। यह इस दुनिया का सबसे चमत्कारी और परीक्षित उपाय साथियों, जो किसी भी अन्य विद्या से ज्यादा तेजी से काम करता है। इसके लिए जातक को क्या करना है? उसे शुद्ध गौ माता का कच्चा दूध यानी अनबॉइल्ड मिल्क लेना है और साथ में शुद्ध सफेद मक्खन लेना। यहां बाजार वाले अमूल बटर की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो दूध को मथ कर सफेद मक्खन निकाला जाता है वो मक्खन आपको लेना है। अब आपको स्टील की एक कटोरी लेनी है साफ, उसमें पहले कच्चा दूध डालिए, उसके ऊपर वो सफेद मक्खन रख दीजिए। उस कटोरी को ले जाकर आपको किसी भी शिव मंदिर में या देव स्थान पर रखकर आ जाना है। ये उपाय जातक को लगातार 43 दिनों 43 डेज तक कीजिएगा निरंतर रूप से। जैसे ही उपाय अपने अंतिम दिनों में जब पहुंचता है उपाय, तब घर के भीतर की पूरी वाइब भी बदल जाती है। और जिस सास बहू के बीच में हर समय तलवारें खिंची रहती थी, लड़ाइयां होती रहती थी, उनके बीच में एक माँ और बेटी जैसा प्रेम और सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। यह उपाय कुंडली की नेगेटिव एनर्जी को सकारात्मकता में बदलने का एक बहुत ही अचूक तांत्रिक उपाय है। चलिए अब हमारे अगले परम पराक्रमी कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, जो है शुक्र देव और मंगल देव की युति। ज्योतिष शास्त्र में मंगल देव को साक्षात भूमि, पराक्रम, अग्नि और हमारे शरीर के रक्त यानी ब्लड का कारक माना गया है।
जबकि शुक्र देव साक्षात मनी और वेल्थ के कारक है। जब भी किसी जातक के जन्म कुंडली के भीतर मंगल और शुक्र का यह कॉम्बिनेशन बनता है तो उसका सबसे पहला और सीधा तार्किक मतलब यह होता है साथियों कि इस जातक को अपने जीवन में भूमि के माध्यम से, रियल एस्टेट के माध्यम से या फिर जमीन की खरीद फरोख्त के माध्यम से बहुत बड़े धन की प्राप्ति होगी। ऐसे लोग अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉपर्टीज और भूमि का निर्माण करते हैं और इनका मैक्सिमम पैसा घूम फिरकर जमीन के कामों में ही इन्वेस्ट होता चला जाता है, जो कि इनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और प्रॉफिटेबल भी साबित होता है। लेकिन यहां पर मंगल देव का एक दूसरा रूप भी कुंडली में काम करता है। मंगल देव क्योंकि झगड़े के, कॉन्फ्लिक्ट के, वाद विवाद के और कोर्ट कचहरी के भी कारक हैं, इसलिए यदि जातक का मंगल शुक्र के साथ होकर पीड़ित स्थिति में हो तो वह अपने जीवन में बहुत ज्यादा गुस्सा और अग्रेशन दिखाता है। तो उसका वही पैसा कोर्ट कचहरी के मामलों में, पुलिस थानों में और बीमारियों के इलाज में पानी की तरह बहने लगता है। देखिए, इस दुनिया में मंगल एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो मनुष्य के सर पर कर्ज यानी डेब्ट का भारी बोझ लादने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। मंगल के बिना इस सृष्टि में कभी कोई कर्जा हो ही नहीं सकता। इसलिए मंगल और वीनस यानी शुक्र की युति वाले जातक को हमेशा अपने गुस्से को मैनेज करके रखना चाहिए। मंगल का जो यहां पर पॉजिटिव रूप है साथियों, वो ये है कि ये स्पोर्ट्स, कड़ा फिजिकल वर्कआउट, जिमिंग और एक्सरसाइज का कारक है। जब तक ये जातक रोज सुबह उठकर जिम जाता है, पसीना बहाता है और अपनी मार्स की एनर्जी को पूरी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी में यूटिलाइज कर लेता है, तो मंगल की यही उग्र ऊर्जा शांत हो जाती है और शुक्र के साथ मिलकर उसे एक प्रगाढ़ धनवान इंसान बना देती है। लेकिन इसका उल्टा, अगर वो सुबह उठकर सिर्फ लोगों पर चिल्लाता है, घर में क्लेश करता है और एग्रेसिव मूड में रहता है, तो उसका शुक्र यानी उसका धन पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। आप आज इस सूत्र को अपने चार्ट पर लगाकर देखिएगा। जिन भी चार्ट्स में आपके पास जो चार्ट्स हैं, डेटा पर लगाइएगा, आपको 100% ये परिणाम आपको सामने होते हुए दिखाई देंगे साथियों। अब बात करता हूं हमारे अगले सबसे मायावी और कलयुग के सबसे प्रभावी कॉम्बिनेशन की, जो कि शुक्र और राहु की युति। मजेदार। राहु देव को ज्योतिष में साक्षात लॉस का, अनऑर्थोडॉक्स चीजों का, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का, सोच से हटकर इमेजिनेशन का, कूटनीति का और डिस्टेंस प्लेजेंस, जो दूर स्थान होते हैं उनका, यानी अपने जन्म स्थान से बहुत सुदूर और विदेशी जगहों का कारक माना जाता है, जहां आपका पूरा कल्चर और ट्रेडिशन बिल्कुल बदल जाता है। जब भी किसी जातक की कुंडली में शुक्र और राहु साथ में बैठते हैं तो यह युति सबसे पहले यह साफ संकेत देती है साथियों कि ऐसा जातक अपने जीवन में जो भी सुख साधन, गाड़ियां और अटूट धन कमाएगा, वो अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर ही कमा पाएगा। जब तक वो अपने घर के पास रहेगा, उसका भाग्य सोया रहेगा। लेकिन जैसे ही वो सुदूर क्षेत्रों या मल्टीनेशनल कंपनियों, एमएनसी से जुड़ेगा, उसका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। मैरिज और लाइफ पार्टनर के दृष्टिकोण से यह युति दर्शाती है कि जातक की जो पत्नी होगी, उसके भीतर राहु के तत्वों की बहुत मजबूत मौजूदगी होगी। यानी उसका स्वभाव बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होगा। उसे समझ पाना दुनिया के किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं होगा। राहु क्योंकि चीटिंग और धोखे का भी कारक है, इसलिए इस युति के होने पर जातक के जीवन में वेल्थ और रिलेशनशिप को लेकर धोखे होने की बहुत भारी संभावना बनी रहेगी। लेकिन यहां पर राहु देव की उस ऊर्जा को हमें प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करना है, इसका एक बहुत ही गुप्त और चमत्कारी सूत्र मैं आपको आज बताता हूं। राहु को जो पॉजिटिव रूप है वो है साक्षात एक्सपेंशन, कूटनीति और डिप्लोमेसी। राहु का जो सबसे बड़ा सिग्नेचर शब्द है, वर्ड है, वो है लार्जर देन लाइफ पिक्चर। यानी जो असलियत है उसे कई गुना बड़ा करके दुनिया के सामने प्रेजेंट करना। अगर आपकी जेब में केवल अगर 10 रुपए ही हैं, लेकिन आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्वैग और आपकी टशन ऐसी है कि सामने वाले को लगे कि ये आदमी साक्षात करोड़ों रुपए अपनी जेब में लेकर घूम रहा है, तो इसे राहु की पॉजिटिव फॉर्म कहते हैं। नॉर्थ इंडिया में आम बोलचाल में इसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द भी इस्तेमाल किया गया साथी, जिसे हम कहते हैं भौकाल। शुक्र और राहु की युति वाले जातक को अगर जीवन में बहुत बड़ा धन कमाना है तो उसे अपना भौकाल, अपना स्वैग, अपना एक रुतबा मेंटेन करके रखना होगा, चाहे झूठा ही क्यों ना हो। उसे समाज में सबसे बेस्ट क्वालिटी का मोबाइल फोन इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनने चाहिए, और जब भी वो घर के बाहर निकले तो उसके शरीर से
बहुत ही प्रीमियम विदेशी परफ्यूम की खुशबू आती रहनी चाहिए। जब ऐसा जातक पूरी टशन के साथ समाज के सामने जाता है तो राहु की वो प्रदर्शन करने वाली ऊर्जा शुक्र के साथ मिलकर उसके लिए धन के लिए ऐसे बड़े बड़े सोर्सेस खोल देती है कि दुनिया देखती रह जाती है। लेकिन इसके विपरीत अगर वो जातक कंजूसी करता है, पायरेटेड और कॉपी करी हुई चीजों का इस्तेमाल करता है, डुप्लीकेट चीजों का इस्तेमाल करता है, फर्स्ट कॉपी वाले कपड़े, फर्स्ट कॉपी की घड़ियां, ऐसी चीजें पहनता है, तो उसकी राहु की एनर्जी पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाती है और उसकी चलती हुई वेल्थ को भी मटियामेट कर देती है। इसलिए साथियों अपना भूकाल हमेशा टाइट रखिए, यही स्थिति की सबसे बड़ी रेमेडी है साथियों। अब आते हैं हमारे ज्योतिष के अगले सबसे पवित्र और सबसे समृद्ध और दिव्य कॉम्बिनेशन पर, जो की है दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति की युति। देव गुरु बृहस्पति हमारे जीवन में साक्षात भाग्य के कारक है, 9th हाउस के 9वीं राशि के मालिक है, विजडम के मालिक है, ईश्वरीय ब्लेसिंग के मालिक है, हमारे मोरल वैल्यूज के कारक है, हमारे एथिक्स के मालिक है, हमारे कल्चर के यानी हमारी संस्कृति के परम कारक है। जब भी हमारी कुंडली में ज्ञान के सागर देवगुरु बृहस्पति और धन के देवता शुक्र देव एक साथ आकर बैठ जाते हैं तो ज्योतिष की भाषा में इसे साक्षात लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। अत्यंत शुभ माना जाता है इसे, लक्ष्मी नारायण योग के समान। यह युति मनुष्य को जीवन में इतना धन मान सम्मान और कीर्ति देती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति इस युति के साथ ब्रह्मांड की एक बहुत ही बड़ी कड़ी शर्त जुड़ी हुई है। ऐसा जातक अपने जीवन में चाहे जितने भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन उसे अपने एथिक्स, अपने मोरल्स और अपनी नैतिकता को पैसे के लालच में कभी भी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। जिस दिन किसी जुपिटर और वीनस की कंजंक्शन यानी युति वाले जातक के ने थोड़े से धन के लिए, थोड़े से लालच में किसी के साथ में अगर बेईमानी कर ली, अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया, अपनी मोरल वैल्यूज को गिरा दिया, उसी पल उसका देवगुरु बृहस्पति पूरे तरीके से डैमेज और नेगेटिव हो जाएगा। और गुरु के नेगेटिव होते ही शुक्र देव की पूरी वेल्थ और ऐश्वर्य कपूर की तरह उड़ जाएगी। इसका सबसे साक्षात और महान उदाहरण पूरे हिंदुस्तान के सामने हमारे आदरणीय रतन टाटा जी की कुंडली है। आप सभी जानते हैं कि रतन टाटा जी के सिद्धांतों, उनके एथिक्स और उनकी मोरल वैल्यूज का पूरा लोहा पूरी दुनिया मानती है। उन्होंने कभी भी अपने बिजनेस के फायदे के लिए अपने देश और अपनी नैतिकता के साथ में कोई समझौता नहीं किया। और उनकी जन्म कुंडली में इसी जुपिटर वीनस की ऊर्जा ने उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य दिया जो आज तक अडिग खड़ा है। गुरु और शुक्र की युति वाले जातक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि उसके जीवन में उसके गुरु की निंदा साक्षात जहर के समान रहती है। अगर ऐसा जातक अपने जीवन में जिससे भी थोड़ा सा भी उसने ज्ञान लिया हो, चाहे वो उसका स्कूल टीचर ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक गुरु ही क्यों ना हो, उसका ज्योतिष का टीचर ही क्यों ना हो, यदि वह उसकी पीठ पीछे निंदा करता है, उसकी बुराई करता है कि अरे उसको क्या आता, उसे तो कुछ नहीं आता, वो तो बेकार था, तो यह कृत्य उसके भाग्य को पूरी तरीके से भस्म कर देगा। और वो जातक समाज में पैसे पैसे के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो जाएगा। इसलिए अपने भीतर ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता की भावना को हमेशा जीवित रखिए। आपका यही ग्रेटिट्यूड देवगुरु बृहस्पति को बलवान बनाएगा और आपकी वेल्थ को हमेशा सुरक्षित रखेगा। चलिए अब आता हूं अगले अत्यंत महत्वपूर्ण और कर्म प्रधान कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जो है शुक्रदेव और शनिदेव की युति। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को साक्षात कर्म, कड़ा अनुशासन, लेबर क्लास, हमारे सर्वेंट्स, जीवन के एक मजबूत स्ट्रक्चर का कारक माना जाता है। जब शनिदेव और शुक्रदेव कुंडली में एक साथ बैठे हैं तो यह फलित ज्योतिष का एक अत्यंत एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन माना जाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक यह है कि शनिदेव कर्म है और शुक्रदेव आपकी दौलत है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जातक अपने जीवन में जो भी कर्म करेगा, जिस भी प्रोफेशन में अपना हाथ डालेगा, उसे वहीं से धन प्राप्त होगा निश्चित रूप से। लेकिन यहां पर शनिदेव की शर्त यह है कि आपको पूरे तरीके से डिसिप्लिन और फोकस्ड रहना होगा, शेड्यूल से चलना होगा, नियम शर्तों से चलना होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई रूटीन नहीं है, आप कभी मान लीजिए सुबह 7 बजे उठ रहे हो, कभी 9 बजे उठ रहे हो, कभी दोपहर में 12 बजा दे रहे हो, तो आपकी ये अनडिसिप्लिन्ड अप्रोच शनिदेव को पूरी तरीके से कुपित कर देगी, जिससे जातक का कर्मा डिस्टर्ब हो जाएगा और धन का आना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। शनिदेव हमारे समाज के निचले तबके का यानी हमारे घर के नौकरों का, एम्प्लॉयज का और लेबर क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जब भी कोई शुक्र और शनि की युति वाला जातक अपने घर के सर्वेंट्स पर, नौकर पर चिल्लाता है, उसका पैसा मारता है या समाज के गरीब मजदूरों का अपमान करता है, तो शनिदेव की क्रूर लाठी उसके करियर और उसकी वेल्थ पर ऐसे पड़ती है कि वो सीधे अर्श से फर्श पर आकर गिरता है। लाल किताब की जो 43 डेज की रेमेडीज का विज्ञान है, जो आप सुनते रहते हो ना, 43 दिन ये काम करो, उसके पीछे का असली लॉजिक भी यही अनुशासन है साथियों। हमारा मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कहता है कि जब आप किसी भी एक्टिविटी को लगातार 40 दिनों से ज्यादा तक निरंतर रूप से करते हो, तो वह एक्टिविटी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठकर आपकी परमानेंट हैबिट बन जाती है। लाल किताब आपसे कोई चमत्कार नहीं करवाती, बल्कि वो 43 दिनों तक रोज एक ही समय पर आपसे उपाय करवाकर आपके जीवन में शनिदेव के अनुशासन को ऐड कर देती है, और ऐसे ही आपका कर्मा और डिसिप्लिन ठीक होता है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार उसका पॉजिटिव रिएक्शन आपके दूसरे घर के बैंक बैलेंस पर साफ साफ दिखाई देने लगता है। जैसा कि शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन जहां भी बनता है, जब जब वो अपने एस्ट्रोलॉजिकल करियर की शुरुआत करेगा, तब उसकी स्थिति बहुत सिंपली साधारण रहेगी, लेकिन जैसे ही उसमें जैसे ही वो अपने पहले सर्वेंट को, नौकर को, अपने पहले एम्प्लॉय को जैसे ही वो ज्वाइन कराता है, शनिदेव की वो ऊर्जा बैलेंस हो जाती है और उसके बाद उनका ज्योतिष का बिजनेस अच्छा चल पड़ता है। ये ग्रहों की लाइव एनर्जी का सबसे बड़ा प्रमाण होता है साथियों। चलिए आप बात करते हैं हमारे अगले सबसे जीवंत और खुशनुमा कॉम्बिनेशन की, जो है शुक्र देव और बुध देव की युति। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में बुध यानी मरकरी को साक्षात बुद्धिमत्ता, मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट, लाफ्टर, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग और हमारी लर्निंग यानी कुछ नया सीखने की ललक का कारक माना जाता है। जब बुध देव और शुक्र देव कुंडली में एक साथ बैठे, तो इस युति की सबसे बड़ी और सबसे सरल रेमेडी ये होती है कि जातक को हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। अपने चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी स्माइल मेंटेन करनी हो चाहिए। लेकिन मरकरी और वीनस की युति वाले जातक अक्सर इसके बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। वो हर छोटी छोटी बात पर क्रिटिकल हो जाते हैं, इरिटेट होने लगते हैं और हमेशा दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं, जिससे उनके चेहरे की पूरी रौनक गायब हो जाती है। बुध देव लाफ्टर के कारक हैं, हंसी के कारक हैं। आपको अपने जीवन में इतना तेज हंसना सीखना होगा कि आपके पास बैठा हुआ इंसान भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाए कि कहीं ये जातक पागल तो नहीं हो गया। जब आप अपने भीतर इस लाफ्टर की थेरेपी को शामिल कर लेते हो ना साथियों, तो आपकी बुध और शुक्र की ऊर्जाएं पूरे तरीके से अलाइन होती है, चैनलाइज हो जाती है। बुध देव आपकी लेखनी यानी राइटिंग स्किल्स यानी लिखने की जो कला है उसके भी कारक हैं। इस युति का नियम है कि द मोर यू राइट द मोर मनी विल कम टू यू। यानी आप जितना ज्यादा लिखोगे, आपका पेन जितना ज्यादा चलेगा, आपके पास वेल्थ उतनी रफ्तार से आती चली जाएगी। इसके साथ ही बुध देव हमारी हायर लर्निंग और कुछ नया सीखने की कला को भी दिखाते हैं। तो अगर आपका मरकरी वीनस के साथ में जुड़ा हुआ है, तो आपको कभी भी अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं चाहिए। आज आप लाल किताब सीख रहे हो, कल आपका मन पराशरी सीखने को करेगा, परसों आपका मन कुछ और नया ज्ञान लेने को करेगा, तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, जरूर लीजिए। आपके निरंतर रूप से सीखना ही आपकी वेल्थ का असली सोर्स है। इस युति का वन साइडर सूत्र यही है साथियों कि लर्निंग इज वेल्थ। सीखना ही पैसे का रास्ता है, सीखना ही पैसा है, यानी आपका ज्ञान ही आपकी असली लक्ष्मी है। साथियों, पूरी इस वीडियो को सबसे सर्वोच्च और आध्यात्मिक भाग पर आते हैं, जो हमारे सनातन धर्म के दशावतार और नव ग्रहों के आपसी कनेक्शन को पूरी तरीके से डिकोड कर देता है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भगवान विष्णु के जो 10 अवतार बताए गए हैं, वो सभी अवतार असल में हमारे इन नव ग्रहों की ऊर्जा को ही बैलेंस करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। सूर्यदेव साक्षात भगवान श्री राम का अवतार है। चंद्रदेव साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। मंगलदेव भगवान नरहरि का, भगवान नरसिंह का अवतार है। राहुदेव साक्षात वराह अवतार का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवगुरु बृहस्पति भगवान वामन का रूप है। शनिदेव साक्षात कुर्म यानी कश्यप अवतार का है। बुधदेव स्वयं भगवान बुद्ध का स्वरूप है। केतुदेव मत्स्य अवतार है और शुक्रदेव साक्षात भगवान परशुराम जी का तेज है। अब इस विज्ञान का हमारी वेल्थ के साथ क्या सीधा संबंध है, बहुत ध्यान से सुनिएगा साथियों। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, भूल जाएंगे। जैसे ही मार्च का महीना खत्म होता है, आप सभी के माथे पर एक चिंता की लकीर आ जाती है कि हमें अपना इनकम टैक्स फाइल करना है।
अपना इनकम टैक्स समय पर भरना है, क्योंकि अगर हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का पर टैक्स समय पर नहीं भरेंगे तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर पेनल्टी लगा देगी, कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक इसी प्रकार हमारे इस प्लैनेटरी वर्ल्ड का यानी इस ब्रह्मांड का भी अपना एक बड़ा इनकम टैक्स का नियम चलता है। आपकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव के साथ जो भी प्लैनेट आकर बैठ गया, जो आपको जीवन में वेल्थ और सुख साधन दे रहा है, वह ग्रह आपसे अपनी ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा टैक्स के रूप में वापस मांगता भी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे उसका वो हिस्सा अपनी इच्छा से दान के रूप में दे देते हो या फिर वह ग्रह अपनी वसूली खुद अपने जीवन में आपके जीवन में नेगेटिविटी फैलाकर ले ले। आपके ऊपर है। उदाहरण के लिए यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति है तो आपको अपनी वेल्थ का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा भगवान श्री राम के चरणों में या किसी प्राचीन मंदिर में अर्पण करना चाहिए। यदि चंद्र शुक्र की युति है तो थोड़ी सी वेल्थ साक्षात शिवलिंग पर या भगवान कृष्ण के नाम पर दान करनी चाहिए। यदि मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो हनुमान जी के चरणों में या भगवान नरसिंह के सामने अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ अर्पण जरूर करना चाहिए। यदि राहु और शुक्र की युति है तो मां दुर्गा के मंदिर में गुप्त दान करते रहना चाहिए। यदि बुध और शुक्र साथ में है तो भगवान नारायण के चरणों में जाइए। केतु शुक्र अगर साथ में तो साक्षात प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणपति जी के चरणों में अपनी वेल्थ का एक हिस्सा जरूर डोनेट करना चाहिए। जिस दिन आपने ब्रह्मांड के इस प्लैनेटरी टैक्स को नियमित रूप से भरना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी लाइफ के सारे फाइनेंशियल क्राइसिस हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि शुक्र देव के इन सभी अद्भुत ग्रहों के साथ युति के गहरे और प्रमाणिक तार्किक विश्लेषण ने आप सभी को फलित ज्योतिष को एक बिल्कुल नई और अचूक दृष्टि प्रदान की होगी। आप आज ही इन सूत्रों को अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, अलग अलग कुंडलियों पर प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते रहिएगा और आपके जो भी अनुभव सामने आए वो मुझे यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर आपको सनातन ज्योतिष का यह प्रमाणिक ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों ज्योतिष प्रेमियों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में किसी नए और अत्यंत विस्मयकारी पराशरी अध्याय के साथ। तब तक के लिए महर्षि पराशर की दिव्य कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय सनातन। इसी आशा के साथ कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिए, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।